पिछले पार्ट में हमने देखा कि दरवाजे पर किसी के दस्तक देते ही मरी काफी डर गई थी। पता चला कि बाहर उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉनर उसे पुकार रहा था। मरी के फॉल्स रेप वाली वायरल पोस्ट उसने भी पढ़ ली थी। इस बात से वो काफी परेशान होगी, यही सोचकर वो उसकी खोज खबर लेने चला आया। समंदर किनारे जाकर दोनों यूं ही घंटों तक बैठे रहे, पर दोनों में से किसी ने भी बात की पहल नहीं की। कॉनर को लगा कि मरी को उससे कोई बात नहीं करनी तो वापस चलना ही ठीक रहेगा। फिर क्या था, मरी ने आज उसे वो सारी बातें बताई जिसे उसने कभी भी किसी से नहीं बताई थी। जब वो छोटी थी तो उसका एक फॉस्टर डैड उसके साथ उलूल जुलूल हरकतें करता था। जब मरी उसे दांत काट कर रोकने की कोशिश करती तो वो उसे बहुत मारता था। वो सब कुछ मरी बड़ी मुश्किल से भुला पाई थी, मगर ये दुनिया यहाँ के बड़े लोग चोट पर चोट देते ही रहेंगे। सोची थी कि बदमाश बनेगी तो लोग तंग करना छोड़ देंगे, पर वो भी कुछ काम ना आया। इस पर कॉनर ने समझाया कि दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, समय हर जख्म को भर देता है। देखना कुछ दिन में ही इस बात को भी लोग भूल जाएंगे। फिर वो उसे खुश करने के लिए गाड़ी चलाने को दिया। दरअसल मरी का सपना था कि वो पैसे कमाकर एक दिन खुद की गाड़ी खरीदेगी और फिर जहां मर्जी वहां जा पाएगी। यही वजह था कि स्टीयरिंग हाथ में आते ही वो पल भर में ही सब कुछ भूल गई। काफी एंजॉय करने के बाद कॉनर मरी को घर छोड़ लौट चला। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ग्रेस अपने शहर के सारे सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने और बेचने वाली शॉप छान मारी, मगर किसी के यहाँ उन्हें पिंक कलर का सोनी का कैमरा नहीं मिला जो किसी शख्स ने महीने भर के अंदर बेची हो। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी जब कुछ सुराग हाथ नहीं लगा, डिटेक्टिव कैरन काफी परेशान हो गई। तब जाके उनके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे वो रेपिस्ट सबूत वगैरह मिटाने के बारे में काफी कुछ जानता है, वैसे ही ये भी तो जानता होगा कि एक जिले की पुलिस दूसरे जिले के केस में इंटरफेयर नहीं करती। मतलब मान लो आरोपी एक जिले फिर दूसरे फिर तीसरे जिले में एक एक रेप करता जाए तो उन जिलों की पुलिस आरोपी को ढूंढने में लगी रहेगी, मगर ये कभी नहीं पता कर पाएंगी कि वो रेपिस्ट एक सीरियल रेपिस्ट है। न्यूज वगैरह या फिर इत्तेफाक से ही पता चल सकता है, जैसे कि कैरन को मैक्स के जरिए पता चला था। फिर क्या था, कैरन ने 2006 से अभी तक यानी 2011 तक के सारे रेपिस्ट के डेटा निकाल अगले दिन लिस्ट लेकर ग्रेस के पास पहुंच गई। उसे दोबारा यहाँ देख ग्रेस परेशान हो गई, क्योंकि कैरन गोल्डन पुलिस स्टेशन की डिटेक्टिव थी और ग्रेस वेस्टमिंस्टर की। दोनों के पुलिस स्टेशन अलग थे। कैरन का यहाँ आकर उसके काम में दखलंदाजी देना ग्रेस को पसंद नहीं था, लेकिन जब कैरन ने अपने आइडिया के बारे में बताया तो उसे उसका आइडिया इतना फाड़ू लगा कि दोनों ने टीम अप कर लिया और बोल पड़े कि इस बार उस भूतिये को नहीं छोड़ेंगे। ये लिस्ट आधा आधा बांटकर उन सारे रेप केस के जांचकर्ताओं से बात कर डिटेल्स पूछने लगे। काम में इस कदर मशगूल हो गए कि टाइम का भी पता नहीं चला। तब तक लगे रहे जब तक लिस्ट खत्म न हो जाए। अगली सुबह ग्रेस के लिस्ट में से 2 लोग ऐसे मिले जिन्हें रेपिस्ट ने चाकू दिखाकर शू लेसिस से उनको बांधा, रेप करने के बाद 20 मिनट तक नहलाया और फिर पिलो कवर, बेडशीट वगैरह लेकर भाग गया। उनमें एक 65 साल की बुजुर्ग औरत थी जिनसे मिलने ये तुरंत उस बॉयज हॉस्टल के बिल्डिंग में पहुंची। उन बुजुर्ग लेडी का नाम था डोरिस लेड। 5 साल पहले जब डोरिस के पति मरे तो पेट चलाने के लिए उन्होंने इस बॉयज हॉस्टल में काम करना शुरू किया था। बच्चों के बीच रहकर उनका मन भी लग गया, क्योंकि सब बच्चे उनको अपनी प्यारी दादी मानते हैं। जब उनका रेप हुआ उसके बाद उनमें से एक बच्चा तो हर शाम उनको गाड़ी तक छोड़ने जाता है। वैसे ग्रेस और कैरन जिस मसले को लेकर आई थी वो बताई। इनके साथ भी बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा एम्बर और सैरा के साथ हुआ। डोरिस को एक पल को लगा था कि वो उन्हें टब में डुबोकर मारने ले जा रहा है। वो काफी डर गई थी, मगर उनको बस नहाने को बोला। खैर, यहाँ से पूछताछ करने के बाद ये उन पुलिस कर्मियों की लिस्ट बनाने में जुट गई जिनके ऊपर कभी न कभी छेड़खानी वगैरह का आरोप लगा था। इधर मरी काम फिर स्कूल वगैरह से छूटकर 8:30 बजे काउंसलर के पास हाजिरी लगाने पहुंची। काउंसलर ने उसे एक लिफाफा दिया जो मरी के नाम से आज ही आया था। पता चला पुलिस वालों ने उस पर फॉल्स रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए क्रिमिनल चार्ज ठोक दिया था। वो तुरंत घबरा गई कि उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगा तो उसका करियर बनने से पहले ही डेड हो जाएगा। किसी तरह काउंसलर ने उसे ये कहकर शांत कराया कि जो भी होगा उसे वो कल सुबह देख लेंगे। वैसे लोग वादा तो करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर जब टाइम आता है तो पहले अपने काम को ही तवज्जो देते हैं। वो किसी तरह पता वगैरह करके सरकारी दफ्तर पहुंची। एक मैम ने उसके नोटिस को चेक किया तो पता चला कि उसने कोर्ट की एक तारीख मिस कर दी है, इसलिए उसको अरेस्ट करने का वारंट निकला है। पर उसे तो ये कोर्ट का नोटिस कल शाम को ही मिली है, बताया उसने। जब चेक किया तो पता चला कि कोर्ट का नोटिस किसी और पते तथा पुलिस जांच का किसी और पते पर भेजा गया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि नोटिस भेजने वाले दोनों दफ्तर अलग अलग थे। 5 साल पहले मरी जहां पर रहती थी
वहां नोटिस भेजा गया तो ये मरी की गलती नहीं है, जिसे मैम ने जज साहब के पास ले जाकर इसकी जानकारी दी तो उन्होंने वारंट हटा दिया। अब उसे आज शाम 4 बजे तक अपने वकील के साथ जज के सामने हाजिर होना होगा। मरी फिर फेर में पड़ गई कि उसके पास तो कोई वकील नहीं है। मैम ने उसकी परेशानी समझी और एक सरकारी वकील के पास उसको लेकर गई, लेकिन वो वकील कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मरी चुपचाप उनके सामने ही बुत बनी रही तो उन्हें भी तरस आ गया, या फिर जो भी हो वो उसके केस को समझे। फिर 4 बजे जज साहिबा के सामने मरी को लेकर पेश हुए। जज ने पूछा, मरी एडलर, क्या आपने फॉल्स रिपोर्ट लिखवाया था? क्या आप अपना जुर्म स्वीकार करती है? तो वो चुपचाप पड़ी रही। उसने जुर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसे 30 दिन बाद की अगली तारीख मिल गई। वकील ने बताया कि अगर वो जुर्म स्वीकार कर लेती तो उसे तत्काल जेल तथा लगभग $5000 तक का जुर्माना हो सकता था। खैर, 30 दिन का टाइम मिला है, इसमें वो कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। उधर कोलोराडो के एक शहर लिटिलटन में अलग अलग पुलिस स्टेशन के कई डिटेक्टिव्स का जमावड़ा लगा है। डिटेक्टिव कैरन की असिस्टेंट ने उन सबको उस रेपिस्ट के रेप करने के तौर तरीके के बारे में बताया। डिटेक्टिव माया के अंडर में तकरीबन 1 साल पहले ठीक ऐसा ही मामला आया था। आरोपी रेप करने की नीयत से लिली नामी लड़की के घर में घुसा। ब्लैक मास्क, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई डीएनए के सबूत नहीं, मगर वो रेप नहीं कर पाया क्योंकि लिली बालकनी से नीचे कूद गई, जिसके चलते उसका कमर टूट गया। अगली सुबह ग्रेस और कैरन लिली का बयान लेने उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी। जब पता चला कि वो उनकी बेटी से पूछताछ करने आई है, भाई साहब, वो उन पर ऐसे भड़की कि पूछो मत। वैसे उनका भड़कना लाजमी था, क्योंकि जब तहकीकात करने की जरूरत थी तब तो पुलिस वालों ने सिर्फ कोरम ही पूरा किए थे, और अब मुंह उठा के 1 साल बाद आए हैं। जैसे तैसे करके वो लिली से मिले। वो मास्क वाला शख्स जैसे ही चाकू लेकर उसके रूम में घुसा, वो चिल्लाते हुए बालकनी से कूद गई। कमर टूट गया, उसके फेफड़ों में चोट लग गए, जांघें फट गई। वो महीनों तक बेड पर लाचार पड़ी रही। इस दौरान काम छूट गया, इलाज में सारी सेविंग खर्च हो गई। पल भर में वो मास्क वाला उसकी लाइफ की ऐसी तैसी करके चला गया। मगर पुलिस वालों ने क्या किया? जब उन्हें कुछ सबूत नहीं मिला तो उल्टा लिली को लाई डिटेक्टर, जिसे झूठ पकड़ने वाली मशीन भी कहते हैं, उसके सामने डाल दिए। उसमें भी वो पास हुई, फिर भी वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। खैर, ये लगे रहे अपनी तहकीकात में। उधर मरी के करतूत के बारे में हर किसी को पता लग चुका था। स्टोर का रेपुटेशन खराब ना हो, इसलिए बॉस ने उसे मामला ठंडा होने तक 2 महीनों के लिए लोडिंग डॉक में डाल दिया, जहां पर उसने आज काम किया। जब छुट्टी का समय हुआ तो उसका सीनियर उससे बदतमीजी करने लगा। वो अंदर ही अंदर बिल्कुल घबरा गई। पता चला कि वो उसकी फिरकी ले रहा था। वहां से निकली तो गेट पर कॉर्नर उसके लिए मिल्क शेक लेकर खड़ा था। उसे अपनी कार में लिफ्ट देकर घर तक छोड़ने आया था, पर मरी ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि अब उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सब सिर्फ कहने को कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अंत में उसे ही सब कुछ झेलना पड़ता है। कॉर्नर तुरंत बोल पड़ा कि वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, उसे उसके साथ इस तरह से गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिस पर मरी ने रूह को झकझोर कर रख देने वाली बात बोल दी कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि गलत होता क्या है। क्या कर लोगे तुम? लोडिंग डॉक में एक कमीना है, उसको जाकर पीटोगे। तुम्हारा ये दिखावे का प्यार नहीं चाहिए। हाथ हटाओ मेरे साइकिल से। इस तरह कॉर्नर के साथ भी उसकी दोस्ती खत्म हो गई। ऊपर से बॉस आकर चिल्लाने लगी कि वो यहाँ तमाशा नहीं कर सकती। मरी ने उनको भी धो डाला। घर पहुंची और अपने दोस्तों यारों के साथ जितनी भी फोटोज थी, जिन्हें वो कैमरे में स्टोर करके रखी थी, खीस के मारे उन सबको डिलीट कर डाली। फिर ड्रिंक लेने गई, लेकिन आईडी के हिसाब से वो छोटी थी, इसलिए उसे ड्रिंक नहीं मिला। शॉप के बाहर एक लड़के लड़कियों का ग्रुप मिला, जिनसे वो ड्रिंक परचेस करवाई तथा उन्हीं अनजान लड़के लड़कियों के साथ फुल पार्टी की। जब घर पहुंची तो रात के 2 बज चुके थे। बेका उसी के आने का इंतजार में बैठी थी। फिर क्या था, उसे रूल्स ब्रेक करने की वजह से अपार्टमेंट से निकाल दिया गया। अगली सुबह वो जूडिथ के घर पहुंची। एक दिन के अंदर अंदर गाली देने और रूल्स ब्रेक करने के चलते नौकरी और घर दोनों उसके हाथ से गया। उसने जूडिथ से वादा किया वो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देगी, बस 1 हफ्ते के अंदर दूसरी जॉब ढूंढकर अपने रहने खाने का इंतजाम कर लेगी। इधर कोलोराडो में जो 4 रेप केस हुए थे, एक ऑफिसर मैपिंग सॉफ्टवेयर से उन चारों क्राइम सीन के आसपास घूमती गाड़ियों का लिस्ट बना रहा था, तो उसे एक सबूत मिला। लेकवुड वाले वारदात के 3 दिन पहले विक्टिम के पड़ोसी ने एक व्हाइट ट्रक वाले के ऊपर रिपोर्ट किया था, क्योंकि वो ट्रक वाला कई दिनों से उनके घर के आसपास चक्कर लगा रहा था। गाड़ी के नंबर प्लेट से उसकी डिटेल्स निकालकर ये दिन रात उस पर नजर रखने लगे, ताकि जैसे ही वो अपने अगले शिकार पर निकले, ये उसे रंगे हाथों दबोच ले।
अगली सुबह वो शख्स एक लड़की के साथ घर से बाहर निकला और रेस्टोरेंट पहुंचा। कैरन और उसका साथी भी रेस्टोरेंट पहुंचे और घात लगाकर बैठ गए। फिर मौका मिलते ही उस कप को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिए। उधर ग्रेस घर की तलाशी लेने पहुंची। लगा कि घर खाली होगा, मगर वहां एक और शख्स था। सफेद ट्रक का लाइसेंस इसी के नाम पर था। उसका नाम था क्रिस मकार्थी। ग्रेस ने बताया कि वो यहाँ आए दिन हो रहे चोरियों की जांच कर रहे हैं। उसे एक चोर का स्केच भी दिए ताकि मकार्थी को रत्ती भर भनक नहीं लगे कि वो यहाँ उसी की जासूसी करने और उसके घर से सबूत खंगालने आए थे। दूसरी तरफ मरी के वकील ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया था। अगर वो 1 साल तक किसी भी प्रकार का कोई जुर्म नहीं करती है तो उसका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, मगर इसकी कुछ शर्तें हैं जिसके तहत उसे सुपरवाइज्ड प्रोबेशन में रहना होगा। एक प्रोबेशन ऑफिसर होगा जो बिना वारंट के कभी भी उसके घर आ सकता है, ये देखने की वो किसी भी प्रकार का कोई कांड वगैरह तो नहीं कर रही, इसलिए उसे हमेशा सावधान रहना होगा। एक थेरेपिस्ट दिया जाएगा। हफ्ते में एक बार उसे उससे डिस्कस करना होगा कि उसने झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई। इसके अलावा उसके झूठे रिपोर्ट के चलते सिस्टम को $500 का नुकसान हुआ है जिसे उसे भरना होगा। दूसरा तरीका और भी कठिन है। साबित करो कि तुमने झूठी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। इस सूरत में साबित नहीं कर पाई और केस हार गई तो तत्काल जेल और $5000 का जुर्माना हो सकता है। मरी ने $500 जूडिथ से उधार मांगे, ये कहते हुए कि वो उन्हें इंटरेस्ट के साथ लौटा देगी। खैर, थोड़ा झिकझिक करने के बाद जूडिथ ने उसे पैसे उधार दे दिए। अगली तारीख को वो जज साहिबा के सामने पेश हुई। जुर्म कबूली, $500 फाइन भरी और बस 1 साल तक अगर किसी क्राइम में उसका नाम नहीं आता तो उस पर से लगे चार्जेस हटा लिए जाएंगे। इधर गोल्डन और वेस्टमिंस्टर की पुलिस हरकत में आ चुकी थी। अभी तक इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, पर अब 2 सस्पेक्ट है। वो दोनों भाई कहाँ आ रहे कहा जा रहे जासूस हर पल उनकी निगरानी में लगे हुए थे। वही एलिना ने क्रिस मकार्थी की जन्म कुंडली भी निकाल ली थी, जिससे पता चला कि वो सन 2000 से 2003 तक मैरीन्स के 3rd डिवीजन में कार्यरत था। यानी वो मिलिट्री मैन है और कई भाषाएं भी जानता होगा। आधी रात को खबर मिली कि जो एम्बर के यहाँ से 7-8 डीएनए सेल्स मिले थे वो मकार्थी के भाई के डीएनए से मैच कर गए हैं। यानी उन्हीं दोनों भाइयों में से कोई एक आरोपी है, क्योंकि आमतौर पर परिवार के एक आदमी के डीएनए से पूरे परिवार का डीएनए मैच कर जाता है। इसलिए दोनों भाइयों में आरोपी कौन है इसे इन्हें खुद पता करना होगा। वैसे 7-8 डीएनए सेल्स से किसी का पहचान करना नामुमकिन है, इसलिए अब तक ये कुछ नहीं कर पाए थे। अगली सुबह मकार्थी के घर पर छापा पड़ा। कैरन ने बर्थ मार्क चेक किया, फिर उसे और उसके भाई दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी तरफ मरी का संघर्ष जारी था। अब वो हर हफ्ते थेरेपिस्ट से सेशन लेने जाती और दूसरा काम वगैरह भी ढूंढ चुकी थी। इधर जब मकार्थी के घर को चेक किया गया तो सबूतों के भरमार मिलने शुरू हो गए। वो जिन भी लड़कियों का रेप करता उनके कपड़े अपने घर पर ही लाकर छिपा देता था। उसके डेस्कटॉप पर 30 लड़कियों के नाम से अलग अलग फोल्डर मिले जिन्हें ये खोल नहीं पाए क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड थे। कैमरे का मेमोरी कार्ड भी फॉर्मेट था, मगर मकार्था ने एक गलती कर दी थी। मेमोरी कार्ड ओवरराइट करना शायद भूल गया। आप सबको तो पता ही होगा कि अगर मेमोरी कार्ड के डेटा को 2-3 बार जंक फाइल डालकर फॉर्मेट न किया जाए तो डेटा रिकवर किया जा सकता है। इन्होंने मेमोरी कार्ड से डेटा रिकवर कर लिया। पूरा दिन छानबीन करने के बाद ये शाम को मकार्थी ने जिन विक्टिम्स के रेप के दौरान फोटो लिए थे उनको देख रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी लड़की की फोटो मिली। वो कोई और नहीं बल्कि लिनवुड की रहने वाली एडलर मरी की तस्वीर थी। अगले दिन डिटेक्टिव ग्रेस ने लिनवुड पुलिस स्टेशन फोन कर इसकी जानकारी डिटेक्टिव रॉबर्ट को दी। साथ ही साथ 8 फोटोज भी भेजे जो रेप के दौरान लिए गए थे। रॉबर्ट कुछ बोल ही नहीं पाए, समझ चुके थे कि उनके हाथों बड़ी भारी भूल हो चुकी है। फिर पुलिस की कार्रवाई वगैरह सब सोट करवा के अगले शाम मरी से मिलने पहुंचे। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि ये उससे अब क्या लेने आए हैं। फिर जाके रॉबर्ट उसे उस सीरियल रेपिस्ट के बारे में बताए कि उसके पास से मरी के साथ रेप के दरमियान खींचे गए 8 फोटोज मिले हैं। यानी वो सही थी। सबूत न मिलने की वजह से उनसे भूल हो गई। फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए $500 का चेक पकड़ा कर निकल लिए। अगले दिन मरी अपने वकील के पास पहुंची ये जानने के लिए कि उसे पुलिस वालों पर केस फाइल करने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने उसे एक वकील का नंबर दिया जो इस तरह के केस देखते हैं। उनसे मिलकर मरी ने बताया कि इस चक्कर में उसकी नौकरी, घर, फ्री काउंसलर्स, यहाँ तक कि उसने अपने सारे दोस्त भी खो दिए। जिन्होंने उसके साथ ये किया वो बस उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहती है। खैर, कार्रवाई आगे बढ़ी। कुछ दिनों बाद मकार्थी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर लिली उस असॉल्ट के बाद जो भी परेशानियां झेल रही है वो बताई। जैसे कि उसका वजन कम हो गया है, जॉब छूट गया है,
पैसे खत्म हो गए हैं, असॉल्ट के बुरे सपने आते हैं। अब वो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाती। उसकी वजह से डोरिस के लाइफ पर भी बुरा असर पड़ा है। वो तो किसी भी काम को करने अकेले जाना तक छोड़ चुकी है। इन लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार और रेप करने के जुर्म में मकारथी को 327 साल 6 महीने यानी आजीवन कारावास हुई। दूसरी तरफ मरी के केस को दबाने के लिए ऑफर्स भी आ चुके थे। इसके लिए उसे $1,50,000 का ऑफर्स आया था। मरी ने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि $1.5 लाख बहुत होते हैं। वकील ने समझाया कि उसे ये मामला दबाना नहीं चाहिए, वो चाहे तो उन्हें घुटनों पर ला सकती है। आगे इससे भी बढ़िया ऑफर्स मिल सकते हैं। लेकिन मरी को बस उन्हें एहसास दिलाना था कि उन्होंने गलती किया है, उस लिहाज से इतना काफी है। पैसे मिलने के बाद मरी ने लाइसेंस बनवाया, एक गाड़ी खरीदा जैसा कि उसका सपना था, और लिनवुड छोड़ किसी और शहर शिफ्ट हो गई। फिर एक रोज उसने डिटेक्टिव कैरन को फोन कर थैंक यू बोला। वैसे वो मान चुकी थी कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, मगर वो गलत थी। तो दोस्तों, ये था एडलर मरी के ऊपर बनी सच्ची कहानी।